हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग की एग्जाम की तैयारी और अच्छे तरीके से चली रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th म्यूजिक का यानी कि संगीत का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसी से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि संगीत की परिभाषा दे, यानी कि संगीत को डिफाइन करना है। संगीत की परिभाषा क्या है, यही आपको बताना है। तो सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे वो संगीत कहलाती है। गायन, वादन व नृत्य यानी तीनों के समावेश को ही संगीत कहते हैं। तो सुव्यवस्थित ध्वनि एक ऐसी ध्वनि, ध्वनि मतलब ऐसी आवाज जो कि सुव्यवस्थित ढंग से हो और जिसमें कोई रस की पुष्टि की जाए या सृष्टि की जाए, उसे ही संगीत कहते हैं। यानी कोई ऐसा आवाज जिसमें क्या होगा, वो सुव्यवस्थित ढंग से होगा और उसमें क्या होगा, कोई रस उत्पन्न होता होगा, उसे ही हम संगीत कहेंगे। और संगीत जो होता है ये गायन, वादन व नृत्य यानी कि डांस, तीनों के समावेश को मिलाकर कहते हैं संगीत। समझ गए, सिंपल सा इसका आंसर था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग यमन का परिचय दे। राग यमन जो है इसका परिचय आपको बताना है। तो मुगल शासन काल के दौरान मुसलमानों ने इस राग को राग यमन अथवा राग इमन कहना शुरू किया था। तो आपको पता चल गया कि कब शुरू हुआ था। तो मुगल शासन के दौरान, जैसे मुगल बाबर अकबर जिस समय शासन कर रहा था, मुगल शासन के दौरान मुसलमानों ने इस राग को राग यमन को अथवा राग इमन कहना शुरू कर दिया था। इस राग की विशेषता है कि इसमें त्रिव मध्यम का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई होता है ना आवाज इसमें जोर से बोला जाता है, वैसे इस राग में ना त्रिव मध्यम का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं और इस राग को रात्रि के प्रथम पहर या संध्या समय में गाया बजाया जाता है। समझ गए, सिंपल सा आंसर था। क्वेश्चन क्या था कि राग यमन का परिचय दे। तो राग यमन क्या है यही आपको बताना था। तो मुगल शासन के दौरान आपको पता होगा कि इसकी राग की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा कि राग यमन की, अगर ये सब याद नहीं रहे ना तो अपना मन से बना के लिखिएगा। अभी समझ लीजिए, सिर्फ आपको मन से बना के लिखना है, सेम टू सेम यही लाइन, ये नहीं कि लिख देना है, और अपने मन से बना करके आपको लिखना है। जैसे कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राग यमन का परिचय दे, तो याद रखना है आप लोगों को कि मुगल शासन के दौरान इस राग की शुरुआत की गई थी। ठीक है, वही लोग मुसलमान ही इसे राग यमन या फिर राग इमन कहते थे। अब दो विशेषता इसका बता दीजिए क्योंकि 2 नंबर का रहेगा आपके एग्जाम में। तो इस राग की विशेषता यह थी कि यह त्रिव माध्यम का प्रयोग किया जाता था। याद रखिएगा कि राग यमन में ना त्रिव माध्यम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राग यमन को गाते हैं उस समय त्रिव यानी थोड़ा ऊंचा बोला जाता है। ठीक है, बाकी सभी शुद्ध स्वर जो होते हैं इसमें वो शुद्ध लगते हैं। और इस राग को यानी राग यमन को रात्रि के प्रथम पहर में या संध्या के समय में गाया बजाया जाता है। समझ गए, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राग से क्या समझते हैं आप। जैसे अभी था राग यमन, तो उसमें राग था ना, ताकि राग से क्या समझते हैं। तो राग से आप क्या समझते हैं। तो जो रचना मनुष्य के मन को आनंद के रंग से रंग दे वही राग कहलाती है। ऐसी रचना जो मनुष्य के मन को क्या कर दे कि आनंद मतलब खुशी के रंग से रंग दे वही राग कहलाती है। हर राग का अपना एक रूप होता है, एक व्यक्तित्व होता है जो उसमें लगने वाले स्वरों और लय पर निर्भर करता है। किसी की राग की जाति इस बात से निर्धारित नहीं होती उसमें कितने स्वर हैं। तो राग से क्या आप समझते हैं, सिंपल सा था, ये आपको समझना है तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने मन से आप लोग बना के लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राग से आप क्या समझते हैं, तो ऐसी रचना जो कि मनुष्य को के मन को आनंद दे। मतलब संगीत सुन के आपको क्या होता है, राग को छोड़िए, अब गाना सुन के क्या होता है, मन को आनंद मिलता है, तभी गाना सुनते हैं ना। वैसी तरह से राग को क्यों सुना जाता है, इससे मन को आनंद मिलता है। जो रचना मनुष्य के मन को आनंद दे, रंग आनंद में के रंग में रंग दे, वही क्या कहलाती है, वही राग कहलाती है। उसके बाद आप लिख दीजिएगा कि हर राग का अपना एक रूप होता है, अपना एक व्यक्तित्व होता है। जैसे राग यमन अलग हो गया, राग बिलावल, अलैया, ये सब अलग हो गया। सारे का एक राग जो है वो अलग अलग है, वही हर एक राग अलग होता है। ये लिख दीजिएगा जो उसमें लगने वाले स्वरों और लय पर निर्भर करता है। अब हर एक राग का लय जो होता है वो अलग अलग होता है ना। जैसे संगीत में कई प्रकार के संगीत होते हैं, तो संगीत में हर एक संगीत का लय अलग होता है। किसी में धीरे धीरे बोला जाता है, किसी में जोर से बोला जाता है, कोई रैप सॉन्ग होता है फास्ट बोला जाता है। उसी तरह से उसमें लगने वाले स्वरों का लय पर निर्भर करता है। उसमें लगने वाले स्वर होते हैं, उसका लय कैसा रहेगा उसी पर निर्भर करेगा। किसी राग की जाति इस बात से निर्धारित नहीं होती है उसमें कितने स्वर होते हैं। ये समझ गए होंगे आप लोग। सिर्फ अपना मन से आप लोग बना के लिखिएगा क्योंकि सेम टू सेम यही लिखना ही नहीं है, अपना मन से इसका आंसर आप लोग बना के लिखिएगा, सिर्फ समझना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा किन्हीं 4 प्रमुख तबला वादकों के नाम लिखे। किन्हीं 4 प्रमुख जो मेन तबला वादक है, जो फेमस तबला वादक है, उनका नाम बताना है आपको। तो समता प्रसाद मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज और किशन महाराज। इसमें आपको समझना नहीं, आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि नाम है, नाम थोड़ी अब समझा जा सकता है। समझ गए उसका नाम है। 4 प्रमुख तबला वादक कौन है, तो वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन इसमें से आपको 4 बताना था, 4 बता दें। ये चारों का नाम याद रख लीजिए, ठीक है ना। इसमें समझने वाला नहीं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और सब जितना क्वेश्चन बता रहे हो सबका आपको सिर्फ समझना है, ठीक है, क्योंकि रटना नहीं है, रटिया है तो बहुत ज्यादा जाएगा क्वेश्चन, इसलिए आपको सिर्फ समझना है। तो 4 प्रमुख तबला वादक कौन कौन है, तो समता प्रसाद मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज और किशन महाराज। ठीक है,
अब 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, विवादी स्वर से आप क्या समझते हैं? विवादी स्वर किसे कहते हैं? तो जिस स्वर के राग में लगने से राग का स्वरूप बिगड़ जाए, अर्थात राग में न प्रयोग किए जाने वाले स्वर को ही विवादी स्वर कहते हैं। इसे राग का शत्रु भी कहते हैं। विवादी स्वर, नाम से ही पता चलता है कि विवाद खड़ा करेगा, मतलब ऐसा भी स्वर जिसे लगने से राग क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसे हम विवादी स्वर कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे राग का शत्रु भी कहते हैं। सिंपल सा था कि विवादी स्वर से आप क्या समझते हैं? तो जिस स्वर के लगने से राग का स्वरूप जो होता है बिगड़ जाता है, स्वरूप खराब हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे हम विवादी स्वर करते हैं। अर्थात राग में न लगने वाले, अर्थात राग में न प्रयोग किए जाने वाले स्वर को, ऐसा स्वर जो कि राग में प्रयोग ही नहीं किया जाता, उसे हम विवादी स्वर कहते हैं और इसे राग का शत्रु भी कहते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद के विषय में लिखे। ध्रुपद शास्त्रीय संगीत में एक जोरदार गायकी है जिसे राग में गाया जाता है। ध्रुपद की प्रकृति भक्ति रस की होती है। ध्रुपद शब्द की जो उत्पत्ति है ये ध्रुव शब्द से होती है। सिंपल सा था क्वेश्चन कि ध्रुपद के विषय में लिखे, मतलब ध्रुपद के बारे में आप जो भी जानते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो ध्रुपद जो है ये शास्त्रीय संगीत में एक जोरदार गायकी है जिसे राग में गाया जाता है। और ध्रुपद की जो प्रकृति है वो भक्ति रस की है। होता है ना कि कौन सा रस है, वीर रस है, कौन रस है, भक्ति रस है, तो इसमें कौन सा रस है? तो भक्ति रस है। और ध्रुपद की जो उत्पत्ति है ये ध्रुव शब्द से होती है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभु स्वर की पहचान क्या है? त्रिभु स्वर की पहचान क्या है? तो कोई स्वर अपने नित स्थान से थोड़ा नीचे खिसकता है तो वह कोमल स्वर कहलाता है, और ऊपर खिसकता है तो वह त्रिभु स्वर कहलाता है। यानी कोई धीरे बोल, ये सभी तो समझ गए ना। फिर अपने स्थान पर लौटे आने पर वह स्वर शुद्ध कहे जाते हैं। मतलब आपको सिर्फ समझना है। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभु स्वर की पहचान क्या होती है, तो पहले वर्ड समझना पड़ेगा। त्रिभु मतलब क्या होता है? किसी से हम त्रिभु आवाज में बात करते हैं, जोर आवाज में बात करते हैं, तो आप लोगों को सिंपल सा याद रखना है कि धीरे बोलेंगे तो उसको कोमल कहेंगे, और जोर से बोलेंगे उसको क्या कहेंगे? तो त्रिभु कहेंगे। इसी तरह से आपको याद रखना है कि कोई भी स्वर क्या होगा, अपने निहित स्थान से थोड़ा नीचे खिसकता है तो उसे हम कोमल कहते हैं, और थोड़ा ऊपर खिसकता है तो उसको क्या कहते हैं? त्रिभु स्वर कहते हैं। यानी नीचे हो जाएगा, यानी थोड़ा कम बोलेगा, याद रखिएगा, तो कोमल स्वर हो जाएगा। और थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ज्यादा लगेगा उसमें, तो उसमें शक्ति ज्यादा लगेगा तो उसे क्या कहेंगे? त्रिभु स्वर कहेंगे, यानी ऊपर खिसकता है तो। ठीक है, फिर अपने स्थान पर लौट आने वाले स्वर को शुद्ध कहे जाते हैं। ये लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, इतना लिख दीजिए आपके 2 नंबर पक्के हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वक्र स्वर क्या है? अब वक्र स्वर क्या है? तो गीत बजाते समय जिस स्वर का प्रयोग सीधा न होकर टेढ़ा हो उसे वक्र स्वर कहते हैं। सिंपल सा था, 2 नंबर इससे से आ जाएंगे आपके कि वक्र स्वर क्या है? तो गीत बजाते समय जिस स्वर का प्रयोग सीधा न होकर टेढ़ा हो उसे ही वक्र स्वर कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि संवादी स्वर किसे कहते हैं? संवादी स्वर किसे कहते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण स्वर को संवादी स्वर कहते हैं, और उसके बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्वर को संवादी स्वर कहते हैं। और संवादी स्वर का महत्व वादी स्वर से कम होता है, लेकिन यह राग की चाल को स्पष्ट करने के लिए वादी के साथ मिलकर महत्वपूर्ण योगदान करता है। राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर है संवादी। थोड़ा सा पढ़ लिए लेकिन उतना समझ में नहीं आया होगा। अभी आप लोगों को समझा देते हैं कि संवादी स्वर किसे कहते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण स्वर को क्या कहते हैं? वादी स्वर कहते हैं। जो सबसे मेन स्वर होता है उसको वादी कहते हैं, और उसके बाद वाला को क्या कहते हैं? तो संवादी स्वर कहते हैं। समझ में आ गया कि सबसे महत्वपूर्ण सबसे मेन स्वर को क्या कहते हैं? तो वादी स्वर कहते हैं, और उसके बाद जो स्वर आता है उसको संवादी स्वर कहते हैं। संवादी स्वर का जो महत्व होता है वो वादी स्वर से कम होता है। मतलब वादी स्वर जो होता है उससे थोड़ा कम महत्व होता है संवादी स्वर का। यहाँ पर संवादी स्वर पूछा जा रहा है, वादी स्वर नहीं, संवादी स्वर। तो संवादी स्वर का जो महत्व होता है वो वादी स्वर से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन यह राग की चाल को स्पष्ट करने के लिए वादी स्वर के साथ मिलकर अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है। यानी कि यह क्या करता है? अपनी राग की चाल को स्पष्ट करने के लिए क्या करता है? वादी के स्वर के साथ मिलकर संवादी स्वर जो है ये महत्वपूर्ण योगदान करता है। और राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर कौन होता है? तो संवादी स्वर होता है। राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर, और पहला स्वर क्या होता है? तो वादी होता है, और दूसरा क्या होता है? तो संवादी होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि अनुवादी स्वर किसे कहते हैं? अनुवादी स्वर किसे कहते हैं? तो वादी और संवादी को छोड़कर बाद की नियमित स्वरों को ही अनुवादी कहते हैं, और इसे राग का सेवक भी कहते हैं। वादी और संवादी को छोड़कर बाद की नियमित स्वरों को अनुवादी कहते हैं, और इसे ही राग का सेवक भी कहते हैं। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। 10 क्वेश्चन आप लोग को इसमें करवा दिए, और नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 10-10 करके ऐसे करके अभी 5 सेट इसका और करेंगे। फिर उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।